हे गाइस, वेलकम टू एंथ्रोवर्ड। आज का हमारा लेक्चर है मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी, जो कि एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 1 का टॉपिक है। नाउ कम टू द मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो यहाँ हमने बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हुए हैं एंथ्रोपोलॉजी के, जिसके माध्यम से हम एंथ्रोपोलॉजी के मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो एंथ्रोपोलॉजी वर्ड जो है वो बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एंथ्रोपोज और लोगोस। एंथ्रोपोज का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। सो एंथ्रोपोलॉजी वर्ड का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर हम इसको एक डेफिनेशन की तरह देखें तो हमें ये नहीं पता चल रहा है कि क्या स्टडी करनी है ह्यूमन बीइंग के बारे में। फिर सेकंड डेफिनेशन पे हम आते हैं, जो कि हर्स्कोविट्स ने दिया हुआ है। इनके हिसाब से एंथ्रोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क्स, और ये वर्क जो होगा वो होलिस्टिकली होगा। होलिस्टिकली वर्क मीन्स सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ और बायोलॉजिकल लाइफ। हर्स्कोविट्स के हिसाब से स्टडी ऑफ मैन जो होगा वो होलिस्टिकली होगा, जो कि उसके सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ और बायोलॉजिकल लाइफ से रिलेटेड हो। सेकंड डेफिनेशन का ड्रॉबैक क्या रहा कि इसमें हमें ये नहीं पता कि जो मैन होगा वो क्या पास्ट ह्यूमन बीइंग के बारे में स्टडी करनी है, एंसेस्टर्स के बारे में स्टडी करनी है, या फिर प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग के बारे में डिस्कस करना है, जो कि हमारी मॉडर्न सोसाइटी में है। और स्पेस के बारे में क्लियर नहीं है, क्या पर्टिकुलर किसी एक प्लेस से रिलेटेड होगा या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड से रिलेटेड होगा। तो इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए ये डेफिनेशन हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें है कि एंथ्रोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मैन इन टाइम, मतलब कि पास्ट ह्यूमन बीइंग और प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग दोनों ही इसमें इंक्लूडेड हैं। और स्पेस की अगर हम बात करें तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड के ह्यूमन बीइंग्स को इंक्लूड करता है। सो इस डेफिनेशन के बेस पे क्लकन ने एक डेफिनेशन दिया कि एंथ्रोपोलॉजी इज़ द मिरर ऑफ मैन। सो मिरर क्या होता है कि जो हम देखते हैं, हमारी एक मिरर इमेज होती है जो कि हमें दिखाती है कि हम हैं क्या। तो बेसिकली ये हमारी जो मिरर की बात यहाँ पे क्लकन ने की है, ये होलिस्टिक लाइफ से जुड़ी हुई है मैन के, क्योंकि सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ और बायोलॉजिकल लाइफ जो है वो या ह्यूमन बीइंग के मिरर के जैसा है, जो कि हमारे हर पर्सपेक्टिव को दिखाता है। और फाइनली हम कंक्लूज़न पे आते हैं कि हमने इतनी सारी जो डेफिनेशंस को डिस्कस किया, इससे हमारा कंक्लूज़न क्या निकलता है। एंथ्रोपोलॉजी इज़ होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैन इन टोटलिटी इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम। होलिस्टिक स्टडी, तो होलिस्टिक स्टडी जैसे हमने डिस्कस किया कि सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ और बायोलॉजिकल लाइफ। और टोटलिटी में ये स्टडी करता है इन टर्म्स ऑफ स्पेस। स्पेस की हम बात किए थे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के बारे में ये डिस्कस करता है। और हम टाइम की बात करते हैं तो ये पास्ट ह्यूमन और प्रेजेंट ह्यूमन के बारे में बात करता है। तो ये हो गया हमारा मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। अब हम आते हैं स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी पे। पहला है हमारा होलिस्टिक मेथड, दूसरा है हमारा हिस्टोरिकल मेथड, तीसरा है हमारा कंपैरेटिव मेथड, और चौथा है ये एंथ्रोपोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। तो एंथ्रोपोलॉजी का यूज़ कहाँ है, एंथ्रोपोलॉजी कैसे हमारी सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर रही है, ये हम स्कोप में देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है होलिस्टिक मेथड। तो होलिस्टिक मेथड को बेसिकली हम साइंस ऑफ मैन कहते हैं, क्योंकि साइंस जो है वो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होता है, और यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ मैन है। तो जो कि स्टडी करता है मैन को बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या होता है जो एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करता है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन के बारे में स्टडी करता है फ्रॉम द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में आती है हमारी इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन जो होता है वो प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंज होता है, जो कि एनिमल्स, प्लांट्स और इंसेक्ट्स, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, जो अपने फिजिकल कैरेक्टर को स्लोली चेंज करते हैं। फिर प्राइमेट्स ऑर्डर में क्या होता है कि एनिमल ऑर्डर होता है, जो कि मंकी हो गए, एप्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए। तो एक प्राइमेट ऑर्डर होता है जो कि एक ऑर्डर को डिफाइन करता है।
फॉसिल मैन में क्या होता है कि ये रिमेन्स ऑफ मैन होते हैं जो कि बहुत पहले रहते थे, उनके रिमेन्स को स्टडी करता है ये। फिर जेनेटिक की बात करें तो ये जीन की स्टडी करता है और जीन क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या होता है। रेस की बात करें तो रेस हम बेसिकली ह्यूमैनिटी को डिवाइड करता है और वी कैन से कि क्लासिफिकेशन होता है ये, और इसकी क्लासिफिकेशंस में हमारी रेसेस होते हैं जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं, जैसे निग्रॉयड हो गया, मंगोलॉयड हो गया, ऑस्ट्रेलॉयड हो गया। और फिर हम इफ़ेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग की बात करते हैं कि हमारी इनब्रीडिंग का इफ़ेक्ट क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन का इफ़ेक्ट क्या होता है, और न्यूट्रिशन के बारे में बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में हम स्टडी करते हैं कि न्यूट्रिशन का इम्पैक्ट क्या होता है ह्यूमन बीइंग और सोसाइटी पे। एंथ्रोपोलॉजी सोशल एस्पेक्ट से कैसे ह्यूमन बीइंग को स्टडी करता है, तो ये इसमें हम मैरिज को स्टडी करते हैं, फैमिली होती है, किनशिप होता है, ग्रुप होता है, कास्ट होता है, वर्ण होता है, बैंड होता है, ट्राइब होता है। तो ये हमारी सोशल एस्पेक्ट्स हैं। अब आते हैं हम कल्चरल एस्पेक्ट पे। कल्चरल एस्पेक्ट में हमारी डिफरेंट सोसाइटीज़ की जो है वो डिफरेंट कल्चर होते हैं जो उन्हें यूनिक बनाते हैं। फिर कुछ सिविलाइजेशन होती हैं कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम हैं क्या, इस चीज़ों के बारे में स्टडी करता है। फिर रिलीजन, मैजिक, ताबू के बारे में स्टडी किया जाता है। तो यहाँ ताबू का मतलब होता है, हिंदी का मतलब होता है इसमें वर्जित। तो वर्जित क्या होता है कि किसी भी सोसाइटी में कुछ ताबूज़ होते हैं, कुछ रूल्स होती हैं जो आपको कुछ ना करने से के लिए प्रेरित करती हैं कि कुछ नहीं करना है, ये चीज़ गलत है, इसको आप करेंगे तो ये सोसाइटी के ख़िलाफ़ होगी, तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है। ताबू जो है एक सोसाइटी के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। अब आते हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट से कैसे एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन बीइंग की स्टडी करता है। तो इसमें हम प्रिमिटिव वर्सेस मॉडर्न इकोनॉमी की बात करते हैं। तो प्रिमिटिव इकोनॉमी क्या है? प्रिमिटिव इकोनॉमी बेसिकली सब्सिस्टेंस इकोनॉमी होती है। इसका मतलब होता है कि आपने जितना प्रोड्यूस किया आपने उतना ही कंज्यूम कर लिया। तो इसमें आपकी कोई सेविंग्स नहीं होती हैं, और अगर सेविंग्स नहीं होती है तो इसमें किसी भी एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा कि मॉडर्न इकोनॉमी के लिए हमें होती है। तो ये हम डिफरेंस इसमें स्टडी करते हैं। गिफ्ट और सेरेमोनियल एक्सचेंज होता है, वो ट्राइबल्स के बीच में जो होता है। बार्टर सिस्टम होता है जिसमें एक प्रोड्यूस के बदले दूसरे प्रोड्यूस को हम एक्सचेंज करते हैं विदाउट एनी करेंसी, जिसमें हम करेंसी या मीडियम ऑफ चेंज का यूज़ नहीं करते हैं। ट्रेड के बारे में स्टडी करते हैं और फिर ट्राइबल मार्केट के बारे में स्टडी करते हैं। अब हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे आते हैं। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में जो हमारी जो चीज़ें आती हैं वो होती हैं स्टेट वर्सेस स्टेटलेस पॉलिटिकल सिस्टम। तो जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है इसमें हमारी स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम होती है, और जो ट्राइबल सोसाइटी होती है ये स्टेटलेस सोसाइटी होती है, क्योंकि यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करता है। इनके लॉ एंड ऑर्डर के बारे में स्टडी करना जो कि ट्राइबल सोसाइटीज़ में होती हैं। स्टेटलेस पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू जो लॉ एंड ऑर्डर होते हैं जो कि किनशिप के थ्रू होता है। तो ये होता है हमारा होलिस्टिक मेथड। अब आते हैं हिस्टोरिकल मेथड पे। तो हिस्टोरिकल मेथड में क्या होता है कि ये डिस्क्राइब करता है ह्यूमन के बायोलॉजिकल और कल्चरल इवोल्यूशन को। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में हमारी चीज़ें आती हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, प्रोसेस क्या था, जिसमें कि अगर ह्यूमन बीइंग के इवोल्यूशन की हम बात करें तो यहाँ पे पोस्चर था। आज एप्स के होते हैं उस तरीके से ह्यूमन बीइंग का था, लेकिन वो पोस्चर धीरे धीरे स्ट्रेट हुआ। फिर टिथ साइज़ की बात करें, टिथ साइज़ छोटा हुआ है। ब्रेन साइज़ की बात करें तो ब्रेन साइज़ इम्प्रूव हुआ है। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के अंदर आती हैं। कल्चरल इवोल्यूशन की बात करें तो कल्चर में क्या बदलाव आया है, वेस्टर्न सोसाइटी ने क्या इम्पैक्ट डाला है जो कि मॉडर्न सोसाइटी है, और कितना इवोल्यूशन हुआ है कल्चर में फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज टू मॉडर्न स्टेज। फिर अटेम्प्ट करता है प्लेस ईच वे ऑफ लाइफ इन एन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। सो ईच वे ऑफ लाइफ यहाँ पे हमारा है, ईच वे क्या है, होलिस्टिक। तो हमारी सोशल लाइफ को कल्चरल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ और बायोलॉजिकल लाइफ। फिर हिस्टोरिकल मेथड के थ्रू हम आर्कियोलॉजी और एथनो हिस्ट्री जो होती है रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करती है ओरिजिन को, डेवलपमेंट को और इंटर रिलेशनशिप एमंग द वेरियस पीपल ऑन द अर्थ।
तो आर्कियोलॉजी में क्या होता है कि ये मटेरियल एलिमेंट्स की स्टडी करता है, और मटेरियल एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे फॉसिल्स होते हैं, पॉट्स होते हैं, कॉइन्स होती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ हमारी सिविलाइजेशंस हैं। ये आर्कियोलॉजी के थ्रू हम स्टडी कर पाते हैं। एथनो हिस्ट्री जो होती है, एथनो जैसे कल्चर से रिलेटेड है, और हिस्ट्री जो है वो स्टडी ऑफ पास्ट। तो हम पास्ट कल्चर और पीपल की स्टडी करते हैं एथनो हिस्ट्री में, और इससे हम उनके ओरिजिन, डेवलपमेंट और इंटर रिलेशनशिप को रिकन्स्ट्रक्ट कर पाते हैं। अब आते हैं थर्ड मेथड जो है हमारा कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मेथड क्या होता है कि हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट पीपल को, डिफरेंट प्लेस के पीपल को कंपेयर करते हैं। तो इसमें हमारी होती हैं सिमिलैरिटीज़ होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं, कि अगर हम कंपेयर करते हैं तभी हमें पता चल पाता है कि एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी के बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं। तो ये सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस जो हैं हम अलग अलग लेवल्स पे देखते हैं। जैसे सोशल लेवल पे हम देखते हैं, मैरिज को कंपेयर करते हैं, फैमिली को कंपेयर करते हैं, फैमिली स्ट्रक्चर कैसी है, किनशिप का स्ट्रक्चर कैसा है। पॉलिटिकल सिस्टम में हम स्टेट वर्सेस स्टेटलेस पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करते हैं, जो कि स्टेट जो है वो मॉडर्न सोसाइटी से रिलेटेड पॉलिटिकल सिस्टम होता है, और स्टेटलेस जो है वो ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड पॉलिटिकल सिस्टम होता है। फिर इकोनॉमिकल लेवल पे देखा है तो प्रिमिटिव इकोनॉमी वर्सेस मॉडर्न इकोनॉमी होता है। प्रिमिटिव इकोनॉमी जो है हमारी ट्राइबल्स की इकोनॉमी, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि ये सब्सिस्टेंस इकोनॉमी होती है, इसमें कोई सेविंग्स नहीं होती है, और इसके लिए हमें कोई भी इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि मॉडर्न इकोनॉमी में हमने एक बहुत बड़ा हमें इंस्टीट्यूशन यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमारी सेविंग्स होती हैं, उसे मैनेज करने के लिए इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होती है। फिर नेक्स्ट जो होता है वो कल्चरल लेवल पे होता है, जो कि नेचर और कल्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग को कंपेयर करता है डिफरेंट सोसाइटीज़ पे, और उनके बिहाफ पे उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को डिफाइन करता है। तो कंपैरेटिव मेथड में ट्राइबल वर्सेस मॉडर्न सोसाइटी होती है, और जो एंथ्रोपोलॉजी का फोकस होता है वो हमारे ट्राइबल सोसाइटी पे होता है। तो ये होता है कंपैरेटिव मेथड। अब आते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, कि प्रेजेंट एरा में कह सकते हैं कि कैसे ह्यूमैनिटी की सर्विस में एंथ्रोपोलॉजी हेल्प कर रहा है। तो आज के टाइम पे लोग जो हैं, पीपल, वो सफ़र कर रहे हैं पॉवर्टी से, इलेक्ट्रिसिटी से, डिसीजेज से, और मैनकाइंड जो है वो सफ़र कर रहा है कम्युनलिज्म से, रेसिज्म से और रीजनलिज्म से। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंथ्रोपोलॉजी ने कुछ आइडियाज़ दिए हैं जो कि इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हेल्पफुल है, और वो है हमारा होलिस्टिक प्रिंसिपल और कल्चरल रिलेटिविज़म। तो होलिस्टिक प्रिंसिपल के थ्रू कैसे एंथ्रोपोलॉजी लोगों की समस्याओं को दूर करता है। तो होलिस्टिक प्रिंसिपल्स के थ्रू डेवलपमेंट प्लान बनाए जाते हैं, जो कि पॉवर्टी, इलिटरेसी और डिसीज़ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। डिसीज़ की प्रॉब्लम्स के लिए देखें तो ये जेनेटिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है, जिसमें डीएनए प्रोफाइलिंग और जीन मैपिंग आती है। अब कल्चर रिलेटिविज़म के थ्रू कैसे एंथ्रोपोलॉजी हेल्प करता है, इसमें कल्चर को रिलेट किया जाता है, जैसा कि नाम से क्लियर है कि कल्चरल रिलेटिविज़म। तो इसमें कोई भी कल्चर सुपीरियर नहीं होता है और ना ही इन्फीरियर होता है। यहाँ कल्चर को सेम लेवल पर रखा जाता है, जिससे लोगों के बीच इक्वालिटी की भावना है, और इसकी वजह से हमारी जो कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम होती है, रेसिज्म की प्रॉब्लम होती है, रीजनलिज्म की प्रॉब्लम होती है, वो सॉल्व हो सके। तो ये प्रेजेंट टाइम में या मॉडर्न सोसाइटी में एक तरीके से ये एंथ्रोपोलॉजी का पार्टिसिपेशन है। अब आते हैं डेवलपमेंट पे, कि एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इमर्जेंस कैसे हुआ। तो 500 BC में हेरोडोटस के राइटिंग्स से हमें ये पता चल गया था कि ह्यूमन बीइंग की स्टडीज़ जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। मीन्स कि हेरोडोटस का जो राइटिंग था उसमें ह्यूमन बीइंग के बारे में लिखा गया था, स्टडी की गई थी। और 19th सेंचुरी में एंथ्रोपोलॉजी का इमर्जेंस हुआ एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन, की एक ब्रांच हो गई है अब ये साइंस की। उसके बाद हम बात करते हैं यूरोपियंस की। तो यहाँ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो यूरोपियंस ने ट्रैवल किया था फ्रॉम
यूरोप टू अमेरिका एंड टू द अफ्रीका एंड द इंडिया। तो ये ट्रैवलर्स जो है वो अलग अलग जगह पे ट्रैवल किया, अलग अलग तरह के लोगों से मिला, उनके कल्चर को समझा और उसे नोट डाउन किया। तो ये एक तरीके से ट्रैवलर्स अकाउंट हो गया जो कि एंथ्रोपोलॉजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था और जिसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूज़ करते थे अपनी राइटिंग्स में, अपने रिसर्च पेपर्स में। फिर यूरोपियंस ने कॉलोनिज़म का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनानी स्टार्ट की डिफरेंट कंट्रीज़ में, जिसके लिए उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजी की तरह एंथ्रोपोलॉजी को यूज़ किया था। मिशनरीज रिलीजियस गोल था, एंथ्रोपोलॉजी को यूज़ करके उन्हें अपने रिलीजन को और बढ़ाना था, क्रिश्चियनिटी को बढ़ाना था। तो इसके लिए इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी का यूज़ किया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजी में कैसे एंथ्रोपोलॉजी का यूज़ किया गया था? देखिए, एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू लोगों के कल्चर को जानना स्टार्ट कर दिया कि लोगों का कल्चर क्या है, बिहेवियर क्या है। अगर इंडिया की बात करें तो अगर कोई भी प्लान जो है ब्रिटिश राज में अगर कोई भी प्लान या स्कीम बनाया जाता था तो वो फेल हो जाता था। क्यों? क्योंकि इंडिया में लोग अपने कल्चर के हिसाब से अपना काम करते थे, या ट्राइबल्स थे वो अपने कल्चर के हिसाब से काम करते थे, जो कि इनके कल्चर पे सूटेबल नहीं होती थी इनके प्लान्स स्कीम्स। तो इस वजह से इनके प्लान्स फेल हो जाते थे। इन्होंने सबसे पहले लोगों के कल्चर को पढ़ना स्टार्ट किया, जो कि एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट हुआ, और उसके थ्रू इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में वैसे स्कीम्स लाने स्टार्ट कर दी जिससे लोग खुश हो और इनको एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो हर टाइम रॉयट्स या फिर दंगे वगैरह होते रहते थे ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में। मिशनरीज ये था कि मिशनरीज में ये क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करते थे और इसमें इन्होंने लोगों के कल्चर को समझा और उन अपने कल्चर को सुपीरियर बनाने के लिए इन्होंने क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार किया, जिससे कि उनकी लाइफ स्टाइल इम्प्रूव हो सके और लोग जो है वो अधिक से अधिक क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो सकें। फिर ट्रेडर्स की बात करें तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट था। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैसे था? ट्रेडर्स को क्या था कि डिमांड ऑफ पीपल, लोगों की डिमांड को जानना जरूरी था कि डिमांड क्या है, उसी हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाते थे और उसे सप्लाई करते थे। तो अगर हमें पता हो कि एग्जैक्टली लोग किस तरह के प्रोडक्ट्स को लेना पसंद करेंगे, हम उस तरह के प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से ये एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट था एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू। फिर अगर हम फर्स्ट थ्योरी की बात करें कि हमारी फर्स्ट थ्योरी कब आई थी, तो ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आया था बाय द एच एल मॉर्गन। और ये एच एल मॉर्गन की थ्योरी थी, वो बेस्ड ऑन द ट्रेवलर्स अकाउंट थे। ट्रेवलर्स जो डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रेवल किए थे, उन्होंने लोगों के कल्चर और सोसाइटी को समझा था और लिखा था, उसके बेस पे इन्होंने अपनी थ्योरी लिखी थी। और इसमें कोई भी फील्ड वर्क नहीं किया गया था। फील्ड वर्क मीन्स कि उस पर्टिकुलर उस जगह पे जा कर के स्टडी करना, लोगों को देखना। फिर डार्विन का प्रिंसिपल आया, इन्होंने नए थॉट्स और आइडियाज़ दिए एंथ्रोपोलॉजी में, जो कि ओरिजिन और डेवलपमेंट के बारे में स्टडी किया इन्होंने। और इनका एक सेमिनल वर्क था कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये 1859 में सेमिनल वर्क रिलीज़ हुआ था, जो कि मॉडर्न इवोल्यूशनरी थ्योरी का बेस है। फिर आर मैरिट ने इनके थ्योरी को डिफाइन किया कि एंथ्रोपोलॉजी एज द चाइल्ड ऑफ डार्विन, क्योंकि डार्विन ने ओरिजिन और डेवलपमेंट का स्टडी किया था ह्यूमैनिटी की। तो एंथ्रोपोलॉजी जो है वो डार्विन की थ्योरी का एक चाइल्ड है, जो कि डार्विन की थ्योरी से रिलेटेड है, थ्योरी से आया हुआ है। फिर ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट्स आया इंडिया में। इन्होंने अपनी 3 ब्रांचेज बनाई इंडिया में, बायोलॉजिकल और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें कि इवोल्यूशन, जेनेटिक्स और रेस के बारे में बात की गई थी। फिर आया सोशल एंथ्रोपोलॉजी। सोशल एंथ्रोपोलॉजी में कल्चर, रिलीजन और ताबू के बारे में बात की गई थी, जो कि इनकी स्टडीज़ करते थे इंडिया में, वो रिसर्च करते थे इन सब टॉपिक्स पे और उसके हिसाब से अपने प्लान्स और डेवलपमेंट्स को आगे प्रोसीड करते थे
और इससे इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। फिर आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी आया, जिसमें वो रिमेन्स की स्टडी करते थे, और इसमें उसके वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, मोहनजोदारो, तो ये सारी सिविलाइजेशन के बारे में आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू पता चला। फॉसिल्स के बारे में स्टडी किया, पॉट्स और कॉइन्स के बारे में स्टडी किया। फिर अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट्स था, वो ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट से डिफरेंट था, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश में 3 ब्रांचेस थे, अमेरिकन के 4 ब्रांचेस थे। तो पहला जो था फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जो कि ब्रिटिश में भी था, जो कि एवोल्यूशन, जेनेटिक और रेस के बारे में स्टडी करते थे। दूसरा कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, तो कल्चर के बारे में स्टडी करते थे। आर्कियोलॉजिकल था, जो रिमेन्स के बारे में स्टडी करते थे। एक एडिशनल इसमें एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांच थी, वो थी लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी जो है स्टडी करता है कि कैसे लैंग्वेज सोशल लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, नेचर ऑफ लैंग्वेज क्या है, और ये ह्यूमन बीइंग इसे यूज़ कैसे करते हैं। तो ये थी हमारी डेवलपमेंट ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी। अब यहाँ प्रीवियसली जो यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ क्वेश्चंस दिए हैं, यहाँ आप आंसर प्रैक्टिस करिएगा। और ये क्वेश्चंस जो है ये इसी लेक्चर के बेस पे है। तो यहाँ आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए और अपने आंसर्स को आप अपलोड करिए, उसका रिव्यू भी किया जाएगा और उसमें जो कमी होगी वो बताने की कोशिश की जाएगी। तो क्वेश्चंस का एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि राइट अ नोट ऑन द एंथ्रोपोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। तो एंथ्रोपोलॉजी कैसे ह्यूमैनिटी के सर्विस में सपोर्ट कर रही है, इसके बारे में हमें लिखना है, जो कि हमने प्रीवियसली ही डिस्कस किया है। फिर रिलेवेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच इन द नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़। फिर शॉर्ट नोट ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिकल कंपेरिजन मेथड के बारे में डिस्कस करना है। शॉर्ट नोट ऑन द होलिस्टिक एंड द एटोमिस्टिक अप्रोच के बारे में यहाँ डिस्कस करना है। क्रिटिकली एग्जामाइन द रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन द कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये आपको लिखना है। एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिलेवेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ये क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फ्रिक्वेंटली कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उसका रिस्पांस दिया जाएगा और आपके आंसर्स को भी रिव्यू किया जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा रिलेशनशिप विद द अदर डिसिप्लिन्स, जो कि एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 2 का 1.2 टॉपिक है। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।